नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसकी चर्चा पिछले 5 सालों से सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, सिस्टम की क्षमता और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती तीनों पर सवाल उठाती है। यह नाम है उमर खालिद। वही उमर खालिद जिसे उनके समर्थक एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट बताते बताते नहीं थकते, लेकिन जिनके विरोधियों के लिए वह सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार का चेहरा है जिसके पीछे बहुत कुछ छिपा है, वो सब जो अदालत में हर पेशी के साथ खुलता चला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो लंबी सुनवाई चली, वह सिर्फ बेल की सुनवाई नहीं थी, वह एक विचारधारा, एक मानसिकता और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों की सुनवाई थी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में फरवरी 2020 में हुआ वह खून खराबा आज भी दिल्ली की हवा में कई लोगों के लिए डर और दर्द की यादें ताजा कर देता है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। सवाल यह नहीं है कि दंगों के दौरान क्या क्या हुआ, सवाल यह है कि क्या यह सब स्वतः स्फूर्त था या इसके पीछे दिमाग, योजना और साजिश पहले से तैयार बैठी थी। और अगर थी तो उन चेहरों में सबसे ऊपर कौन था। आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल उमर खालिद को मासूम छात्र, एक बुद्धिजीवी, एक गांधीवादी बताने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके भाषण तो शांति के संदेश थे, एकता की बातें थीं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर भाषण शांति के थे तो नतीजा हिंसा का क्यों निकला। अगर शब्दों में प्यार था तो सड़कों पर आग क्यों लगी, और अगर यह किसी के भाषण का परिणाम नहीं था तो फिर इतने लोग एक ही समय में कैसे भड़क उठे। कपिल सिब्बल बार बार कहते हैं कि 5 साल हो गए, मुकदमा शुरू नहीं हुआ, यह प्री ट्रायल पनिशमेंट है। लेकिन दोस्तों, सवाल उल्टा खड़ा होता है, क्या 5 साल गुजर जाना किसी को मासूम साबित कर देता है। अगर साजिश जटिल है, अगर जांच में दर्जनों लोग, चैट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वीडियो, भाषण, बयान और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं, तो क्या कोर्ट सिर्फ इसीलिए आंख बंद कर ले कि 5 साल बीत गए। आज की सुनवाई ने एक बात बहुत साफ कर दी, यह लड़ाई सिर्फ कानूनी दलीलों की नहीं है, यह लड़ाई 2 नैरेटिव्स की है। एक तरफ वह नैरेटिव जो लगातार उमर खालिद को देश का सचेत छात्र बताता है, एक राजनीतिक कैदी कहता है, और दूसरी तरफ वह नैरेटिव जो कहता है कि यह सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि वह दिमाग है जिसने दिल्ली को जलाने की योजना को आकार दिया। जब दिल्ली पुलिस और एनआईए ने आज अदालत के सामने अपने सबूत रखे, तो सबसे ज्यादा चर्चा एक व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर हुई, डीपीएसजी। यह वह ग्रुप है जिसमें कथित रूप से चक्का जाम, ब्लॉकेड और दबाव की रणनीति पर चर्चा होती थी। आरोप यह है कि इस ग्रुप पर केवल बातें नहीं होती थीं, बल्कि कार्रवाई का रोडमैप तैयार होता था। यह वही ग्रुप है जिसके बारे में अभियोजन पक्ष ने साफ कहा कि यह तथाकथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि दिल्ली को लकवाग्रस्त करने की सुनियोजित तैयारी थी। अब यह बात भी समझनी जरूरी है कि साजिश किसी दिन अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे तैयार होती है, लोग जोड़े जाते हैं, काम बांटा जाता है और अंत में एक छोटा सा इशारा बड़े विस्फोट की वजह बन जाता है। आरोप पत्र में कहा गया है कि उमर खालिद ने महाराष्ट्र में दिए गए भाषण में ऐसे संकेत दिए जो सीधे सीधे आने वाली हिंसा से जुड़ते हैं। उनके समर्थक दावा करते हैं कि भाषण गांधीवादी था, लेकिन अभियोजन का कहना है कि शब्दों में भले गांधी हों, पर नतीजे नाथूराम गोडसे जैसे निकले, क्योंकि हिंसा हुई और भारी हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत में यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ एक भाषण या एक प्रदर्शन का नहीं है, यह एक बड़ी विस्तृत बहुपरत साजिश है जिसमें कई लोग शामिल थे, कुछ सामने, कुछ पर्दे के पीछे। कुछ ने भीड़ इकट्ठा की, कुछ ने जगह तय की, कुछ ने लॉजिस्टिक्स संभाले और कुछ ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ा। और अभियोजन का यह भी कहना है कि इस पूरी साजिश में केंद्रीय भूमिका उमर खालिद की थी, इसीलिए उनका मामला बाकी आरोपियों से अलग है। यहां सवाल यह उठता है कि अगर यह सब बातें मनगढ़ंत होती तो हाई कोर्ट पहले ही बेल दे देता, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा था कि यह गंभीर मामला है और यूएपीए के तहत बेल तब तक मुश्किल है जब तक कि अभियोजन यह साबित न कर दे कि आरोपी की रिहाई जांच को प्रभावित नहीं करेगी। और यही वह जगह है जहां बचाव पक्ष और अभियोजन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े दिखाई देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच बार बार यह पूछती रही कि आखिर ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ, क्यों बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाई जा रही है, क्या यह जांच के नाम पर अनिश्चित काल तक किसी को जेल में रखना उचित है। यह सवाल महत्वपूर्ण है और इन सवालों का जवाब भी न्यायिक प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेकिन इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई हल्का मसला नहीं है और जांच एजेंसियों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए कि वे किसी बड़ी साजिश को पूरी तरह समझ सकें। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार यही कहते रहे कि उमर खालिद एक छात्र है, एक इंटेलेक्चुअल है और ऐसे लोग साजिश नहीं रचते। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में अपराध का चेहरा बदल चुका है। साजिशें बंदूकों से नहीं, विचारों से फैलती हैं। हिंसा का प्लान उन घरों में बनता है जहां किताबें रखी होती हैं और उसे अंजाम उन जगहों पर दिया जाता है जहां भीड़ इकट्ठी होती है। बचाव पक्ष यह भी कहता रहा कि उमर खालिद के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन अभियोजन ने जवाब दिया कि डायरेक्ट एविडेंस सिर्फ उस अपराध में होता है जहां अपराधी खुद हथियार लेकर मौजूद हो। साजिश के मामलों में एविडेंस इनडायरेक्ट होता है। चैट, मीटिंग, बयान, कोऑर्डिनेशन, फोन कॉल्स, ट्रैवल, भाषण, इन सब का एक पैटर्न निकलता है और वही पैटर्न किसी को साजिशकर्ता साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सबसे दिलचस्प पल था जब जजों ने यह कहा कि ट्रायल में देरी किसी के अधिकारों का हनन भी हो सकती है और जांच की गहराई का प्रमाण भी। इसीलिए कोर्ट को इस बात का संतुलन बनाए रखना होगा कि न्याय भी हो और सुरक्षा भी सुरक्षित रहे। इस पूरे मामले का एक अलग ही राजनीतिक रंग है। वामपंथी, लिबरल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार यह नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि उमर खालिद एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, कि उसे उसकी विचारधारा की वजह से जेल में रखा गया है, कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का दमन है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी की विचारधारा इतनी पवित्र होती है कि वह हिंसा का परिणाम दे और फिर भी उसकी आलोचना न की जाए? क्या लोकतंत्र सिर्फ एक तरफ झुक कर चले? क्या कानून सिर्फ उन पर लागू हो जो कमजोर हैं और जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं उन्हें स्वतंत्रता का खास अधिकार मिल जाए? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की न्याय व्यवस्था किसी विचार के आगे नहीं झुकती, वह सिर्फ सबूत देखती है। और अगर सबूतों में किसी की भूमिका बार बार उभर कर सामने आती है तो कोर्ट दोबारा सोचेगी जरूर कि बेल देना उचित है या नहीं। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा खतरा है वह यह है कि अगर जमानत मिल गई और आरोपी बाहर आ गया तो क्या गवाह सुरक्षित रहेंगे? क्या साजिश से जुड़े लोग फिर से सक्रिय नहीं होंगे? क्या दिल्ली फिर से किसी नए संकट में नहीं फंसेगी? यही डर अभियोजन की चिंताओं का केंद्र है। उनका कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की रिहाई का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा केस है जिसमें अगर बेल मिली तो गलत उदाहरण सेट होगा और बाकी मामलों में भी यह एक मिसाल बनेगी। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 3 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अदालत अभी और दलीलें सुनेगी और यह देखेगी कि किसका तर्क ज्यादा मजबूत है, बचाव पक्ष का कि आरोपी छात्र है, विचारक है, मासूम है, या अभियोजन का कि यह मासूमियत का मुखौटा है और पीछे भारी साजिश छिपी है। दोस्तों, इस देश में न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां किसी को भी बरी किया जा सकता है और किसी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सबूतों के आधार पर। भावनाओं, नैरेटिव्स, दबावों या अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों से न्याय प्रभावित नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में नहीं है, मीडिया के हाथ में नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन एक बात जरूर है, जो भी फैसला होगा वो आने वाले कई वर्षों तक भारत की न्याय व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्र सुरक्षा, इन तीनों के रिश्ते को तय करेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह बेल केवल एक छात्र की रिहाई की मांग है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश? क्या कोर्ट को ट्रायल में देरी को देखते हुए बेल दे देनी चाहिए या फिर सबूतों की गंभीरता को देखते हुए बेल को रिजेक्ट कर देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर बड़ी खबर सिर्फ बताते नहीं, उसकी परतें खोलकर उसका पूरा सच सामने रखते हैं। नमस्कार।